बच्चों, कैसे हैं आप? उम्मीद है आप सभी लोग बहुत अच्छे होंगे और व्यस्त होंगे। जैसा कि आप सभी लोग को ये पता है कि आप लोगों का पेपर जो है पोस्टपोन हो गया है। लेकिन पोस्टपोन होने का मतलब ये नहीं कि आपका पेपर होगा ही नहीं, है ना। तो इस अवसर को आप इस समय को आप अपने लिए एक अवसर के रूप में देखिए और अपने पेपर की तैयारी और अधिक अच्छे से कीजिए। जैसा कि आपको सभी को पता है कि जो है पिछले क्लास में मैंने आपको उच्चतम न्यायालय के गठन के विषय में पढ़ाया था और आज का हमारा टॉपिक है उच्चतम न्यायालय की शक्तियाँ। तो आज हम उच्चतम न्यायालय की शक्तियों के विषय में जानेंगे। उच्चतम न्यायालय की सुप्रीम कोर्ट, उच्चतम न्यायालय की शक्तियाँ। जैसा कि आप सभी लोगों को मालूम है, भारत का उच्चतम न्यायालय सबसे सर्वोच्च और सर्वाधिक शक्तिशाली, दुनिया के सबसे शक्तिशाली न्यायालयों में से एक है। इसका कार्यक्षेत्र संपूर्ण भारत में होने की वजह से इसकी शक्तियाँ जो है अत्यंत व्यापक हैं। इसके निर्णय देश के समस्त न्यायालयों को मान्य होते हैं, यानी कि देश के सभी उच्च न्यायालय इसके निर्णयों को मानते हैं और उनको कानूनी मान्यता प्रदान करते हैं। इसकी शक्तियों एवं कर्तव्यों को कुछ शीर्षकों के माध्यम से समझ सकते हैं। जैसे नंबर 1 है इसका उच्चतम न्यायालय की शक्तियों में, नंबर 1 है, इसको नोट डाउन करिएगा आप सभी, प्रारंभिक क्षेत्राधिकार। उच्चतम न्यायालय क्योंकि भारत का सर्वोच्च न्यायालय होता है, इसलिए सर्वोच्च न्यायालय के इस क्षेत्राधिकार के अंतर्गत प्रारंभिक क्षेत्राधिकार वो सभी मामले जो है उनको इसके जो सर्वोच्च न्यायालय के प्रारंभिक क्षेत्राधिकार के अंतर्गत आते हैं, उन सभी को निम्न 2 भागों में बांटा जा सकता है। प्रारंभिक क्षेत्राधिकार, सर्वोच्च न्यायालय का जो प्रारंभिक क्षेत्राधिकार है, इसको हम 2 भागों में बांट सकते हैं। नंबर क्या डालिएगा, इसका है अपीलीय जो है संघीय सरकार, राज्यों से संबंधित, राज्यों से संबंधित विवाद। अब राज्यों से संबंधित विवाद क्या होते हैं, देखिए नंबर 1 तो इसमें होता है जैसे राज्यों के बीच में कभी जैसे एक संघीय सरकार और किसी एक राज्य की सरकार अथवा एक से अनेक राज्यों की सरकारों के बीच में कोई विवाद हो जाता है, तो ऐसे में क्या होता है कि जो है उच्चतम न्यायालय को उसका निर्णय करने की सर्वोच्च शक्ति प्राप्त है। जब संघ सरकार एक और तथा जो है कोई एक राज्य या एक से अधिक राज्य के बीच में कोई विवाद होता है। नंबर 2 कंडीशन क्या लागू होती है, दूसरी कंडीशन ये अप्लाई होती है कि जब संघीय सरकार तथा एक राज्य या एक से अधिक राज्य और तथा अनेक राज्यों के बीच, एक या अनेक राज्यों के बीच एक पक्ष हो और एक दूसरा पक्ष हो। कैसे, जैसे केंद्र सरकार और कोई एक राज्य या एक से अधिक राज्य का एक पक्ष हो और एक राज्य अथवा एक से अधिक अनेक राज्यों का एक पक्ष हो। 2 पक्ष, ऐसे पक्ष जो विभाजित हो जाए और दोनों में जो है कोई विवाद हो जाता है, तो ऐसे विवादों का निपटारा भी उच्चतम न्यायालय के प्रारंभिक क्षेत्राधिकार के अंतर्गत आपका राज्यों से संबंधित विवादों के अंतर्गत आएगा। और इसके अतिरिक्त 2 राज्य
और 2 से अधिक राज्य, 2 या 2 से अधिक राज्यों के बीच में यदि कोई विवाद होता है, यानी कि एक पक्ष में 2 राज्य हों और दूसरे पक्ष में 2 राज्य हों, मतलब एक या एक से अधिक राज्य हों, दोनों राज्यों के बीच में कोई विवाद होता है, तो ऐसे में क्या होता है कि जो है उच्चतम न्यायालय के प्रारंभिक क्षेत्राधिकार के अंतर्गत आएगा और उसका निर्णय, उस विवाद का निर्णय उच्चतम न्यायालय ही कर सकता है। केवल 2 कंडीशंस ऐसी होती हैं जब राज्यों के विवादों का निपटारा उच्चतम न्यायालय के क्षेत्राधिकार के अंतर्गत नहीं आता है। वो कंडीशंस क्या हैं कि जब किसी नदी के पानी को लेकर या किसी नदी के घाटी को लेकर 2 राज्यों में आपस में विवाद होता है, तो ऐसे निर्णय उच्चतम न्यायालय के अधीन क्षेत्राधिकार के अंतर्गत नहीं आएंगे। और दूसरा, वित्त आयोग को जो भी मैटर दिए गए हैं निर्णय के लिए, उनका निर्णय केवल वित्त आयोग ही करेगा। वित्त आयोग से संबंधित कोई भी निर्णय सर्वोच्च न्यायालय के अधीन नहीं होता है। और इसका प्रारंभिक क्षेत्राधिकार के अंतर्गत राज्यों से संबंधित विवाद आते हैं। और उसके बाद खा नंबर पे डालिएगा, नोट डाउन करिएगा, ये देखिए मूल अधिकारों से संबंधित विवाद। क्या है आपका मूल अधिकार? जो मूल अधिकार हमारे संविधान द्वारा हमें कुछ मूल अधिकार प्रदान किए गए हैं, तो उनसे संबंधित, मूल अधिकारों से संबंधित विवाद। नोट डाउन कीजिएगा, मूल अधिकारों से संबंधित विवाद। मूल अधिकारों से संबंधित विवाद क्या होते हैं? देखिए, संविधान के अनुच्छेद 32 के तहत हमारे संविधान में नागरिकों को कुछ मौलिक अधिकार प्रदान किए गए हैं और जिसकी रक्षा के लिए उच्चतम न्यायालय को समुचित कार्यवाही करने की शक्ति प्रदान की गई है। और शक्ति प्रदान की गई मौलिक अधिकार की रक्षा के लिए सर्वोच्च न्यायालय द्वारा 5 प्रकार की रिट जारी करके मौलिक अधिकारों से संबंधित विवादों का निपटारा किया जाता है। वे रिट क्या हैं, इनको आप नोट कर लीजिएगा। मूल अधिकारों की रक्षा के लिए सर्वोच्च न्यायालय क्या करेगा? 5 प्रकार के रिट जारी करता है। नंबर 1 डालिएगा, बंदी प्रत्यक्षीकरण। और बंदी प्रत्यक्षीकरण, और दूसरा डालिएगा परमादेश। बंदी प्रत्यक्षीकरण 1 और दूसरा डालिएगा प्रतिषेध 1। नंबर 3 डालिएगा बंदी प्रत्यक्षीकरण और परमादेश है प्रतिषेध। बंदी प्रत्यक्षीकरण, परमादेश और प्रतिषेध। इसके अतिरिक्त और 2 हैं, इसमें लिखिएगा उत्प्रेक्षण और अधिकार प्रेक्षा। उत्प्रेक्षण लेख और अधिकार प्रेक्षा, ये 5 प्रकार की रिट उच्चतम न्यायालय मौलिक अधिकारों की रक्षा के लिए जारी करता है और इनके माध्यम से जो है मूल अधिकारों से संबंधित विवादों को उच्चतम न्यायालय इन विवादों का निपटारा करता है। अगली हेडिंग डालिएगा, उच्चतम न्यायालय का जो है शक्तियों के अंतर्गत। नंबर 2 डालिएगा। देखिए, सबसे पहले आपको प्रारंभिक क्षेत्राधिकार आता है, उसके बाद आता है अपीलीय क्षेत्राधिकार। अपीलीय क्षेत्राधिकार। अपीलीय क्षेत्राधिकार के अंतर्गत 3 प्रकार की अपीलें होती हैं, इनको नोट डाउन करिएगा। नंबर 1 होगा आपका संवैधानिक अपीलें।
अपीलें। संवैधानिक अपीलों के अंतर्गत देखिए अनुच्छेद 32 के अनुसार सर्वोच्च न्यायालय किसी उच्च न्यायालय के किसी भी निर्णय से के संवैधानिक मामलों की अपील उस समय सुनता है जब उच्च न्यायालय क्या करता है कि जो है यह प्रमाण दे देता है, जब उच्च न्यायालय प्रमाण दे दे कि वह विवाद संविधान के किसी अनुच्छेद की व्याख्या से संबंधित है या संविधान के किसी अनुच्छेद की जो है से उस पर कोई मतलब उससे संबंधित कोई प्रश्न है या उसकी व्याख्या से संबंधित कोई प्रश्न उस जो है विवाद में निहित है। अगला आपका इसी के अंतर्गत आएगा विधि क्षेत्राधिकार के अंतर्गत दूसरा आता है आपका दीवानी अपीलें। नोट डाउन करिएगा। दीवानी अपीलों के अंतर्गत उच्चतम न्यायालय ऐसी समस्त दीवानी विवादों का निपटारा करता है या अपील की जा सकती है जिनके विषय में उच्च न्यायालय प्रमाणित कर दे कि इन विषयों से का संबंध कानून के किसी महत्वपूर्ण कानून की व्याख्या से संबंधित है। मतलब उपर्युक्त जो दीवानी मैटर है वह क्या है कि कानून की किसी व्याख्या से संबंधित प्रश्न उसमें निहित है, तो ऐसे मामलों को ऐसे दीवानी मामले भी उच्चतम न्यायालय के क्षेत्राधिकार के अंतर्गत जो है निपटाए जाते हैं। अगला आपका आता है फौजदारी अपीलें। फौजदारी अपीलों के अंतर्गत मान लीजिए उच्च न्याय किसी राज्य के किसी उच्च न्यायालय ने कोई निर्णय दिया है जिसमें किसी व्यक्ति के विरुद्ध मतलब कि उसको किसी गलत व्यक्ति को सजा हो गई है, तो ऐसे में जो है उसके विरुद्ध जो है अपील सुनने का अधिकार जो है उच्चतम न्यायालय को होता है। या उच्च न्यायालय ने अपने अधीनस्थ न्यायालयों से कोई मैटर ऐसा जो है विवाद है जिसका निपटारा स्वयं अपने पास बुला के किया है उच्च न्यायालय ने, और उसमें किसी ऐसे निर्दोष व्यक्ति को मृत्युदंड या ऐसी कोई सजा मिली है, तो इसके विरुद्ध भी अपील सुनने का अधिकार आपके उच्चतम न्यायालय को होता है। अगला डालिएगा परामर्शदात्री क्षेत्राधिकार। उच्चतम न्यायालय का अगली शक्ति है क्या है, नंबर 3 डालिएगा परामर्शदात्री क्षेत्राधिकार। परामर्शदात्री क्षेत्राधिकार रीडिंग नोट करिएगा। देखिए परामर्शदात्री क्षेत्राधिकार आपका जो है इसका है कि जो है अनुच्छेद 43 में कहा गया है, 143 में ये कहा गया है कि जो है उच्चतम न्यायालय जो है वह राष्ट्रपति को, यदि राष्ट्रपति मांगता है किसी मैटर पे सलाह मांगता है, तो उच्चतम न्यायालय उसको सलाह दे सकता है। और अब तक जो है राष्ट्रपति 9 बार जो है उच्चतम न्यायालय से सलाह ले भी चुका है, और लेकिन राष्ट्रपति उसकी सलाह को मानने के लिए बाध्य नहीं होता है। और जब 10वीं बार उच्चतम न्यायालय से राष्ट्रपति ने सलाह मांगी अयोध्या मैटर पे, तो उच्चतम न्यायालय ने इस मैटर पे कोई भी अपनी सलाह नहीं प्रस्तुत की। तो इससे ये भी जो है निष्कर्ष निकल जाता है कि उच्चतम न्यायालय का जो परामर्शदात्री क्षेत्राधिकार है यह इसमें स्वतंत्र है, यानी कि वह राष्ट्रपति की सलाह मांगे जाने पर सलाह दे भी सकता है और सलाह के लिए मना भी कर सकता है, यानी कि वह सलाह देने के लिए स्वतंत्र होता है। अगला डालिएगा इसके साथ ही जो है संविधान के संरक्षण की न्यायिक पुनरावलोकन संबंधी अधिकार। संविधान के संरक्षण से न्यायिक पुनरावलोकन संबंधी अधिकार। न्यायिक पुनरावलोकन
संबंधी, नोट डाउन कीजिएगा मेरी। न्यायिक पुनरावलोकन से क्या तात्पर्य होता है? देखिए, संविधान द्वारा सर्वोच्च न्यायालय को संविधान के संरक्षण का कार्य भी प्रदान किया गया है, अर्थात वह संविधान का संरक्षण भी करेगा। तात्पर्य यह है कि सर्वोच्च न्यायालय के कानूनों की वैधता की जांच करने का अधिकार प्राप्त है। इसे ही न्यायिक पुनरावलोकन का अधिकार कहते हैं। और इसके द्वारा ही, न्यायिक पुनरावलोकन के द्वारा ही जो है सर्वोच्च न्यायालय शासन संबंधी जो भी उसको शासन के जो नियम होते हैं उनको कार्यान्वित करने में सहायता मिलती है, और उसके शासन के शक्ति को बनाए रखने में जो है इसी के माध्यम से वह जो है उसको संचालित करता है, कुल मिला के कंट्रोल करता है उसको। और जो जैसे विधानसभा या जो लोकसभा के द्वारा कानून बनाए जाते हैं, जो ये इसका सर्वोच्च न्यायालय उसका पुनरावलोकन करता है। अगला है पुनर्विचार संबंधी क्षेत्राधिकार। नंबर 5 डालिएगा, पुनर्विचार संबंधी क्षेत्राधिकार। उच्चतम न्यायालय को पुनर्विचार करने का भी अधिकार दिया गया है। अनुच्छेद 138 की व्यवस्था के अनुसार उच्चतम न्यायालय अपने द्वारा दिए गए आदेशों और निर्णयों पर पुनर्विचार भी कर सकता है, यदि उसमें कोई उसको ऐसा लगता है कि किसी व्यक्ति के साथ हमारे द्वारा दिए गए इस निर्णय में कोई किसी व्यक्ति के साथ अन्याय हो गया है, तो ऐसी दशा में वह अपने निर्णयों को जो है बदल भी सकता है। ऐसा उसके पुनर्विचार संबंधी क्षेत्राधिकार के अंतर्गत आता है। यानी कि जो आदेश उच्चतम न्यायालय दे दिया है, अगर उस पर उसको पुनर्विचार करने की भी शक्ति प्राप्त होती है, और वह जो है अपने इसके अनुसार अपने यदि किसी व्यक्ति के साथ अन्याय हुआ है, गलत हो गया है, तो वह अपने निर्णयों को बदल भी सकता है। अगला आपका आता है अभिलेख न्यायालय। अगला डालिए, अगली हेडिंग डालिएगा नंबर 6। अभिलेख न्यायालय। अभिलेख न्यायालय का मतलब होता है कि जो है अनुच्छेद 129 के तहत यह व्यवस्था की गई है कि हमारा जो उच्चतम न्यायालय होगा वह एक अभिलेख न्यायालय भी होगा। अभिलेख न्यायालय से तात्पर्य कि इसके निर्णय जो है वो लिखित रूप में सुरक्षित, इसके साक्ष्य लिखित रूप में सुरक्षित होंगे, और जो अन्य इसके अधीन उच्च न्यायालय हैं वो उन जो है निर्णयों को जो उसने दिए हैं, जो उसके उच्चतम न्यायालय के साक्ष्य होते हैं, उनके आधार पर अपने निर्णय करेंगे, और उनके उच्चतम न्यायालय द्वारा बनाए गए कानूनों के अनुसार ही अपना निर्णय करेंगे, यानी कि उनके जो है कानूनों को वो मानेंगे। अगला इसके अतिरिक्त आपको जो है अन्य अधिकार भी उच्चतम न्यायालय के होते हैं। उच्चतम न्यायालय के अन्य अधिकार के अंतर्गत उसके अधीन न्यायालय जो होते हैं उनकी वह जांच कर सकता है। जो उच्चतम न्यायालय के अधीन अन्य राज्यों के उच्च न्यायालय हैं उनकी वह जांच कर सकता है। अधीनस्थ न्यायालयों में कर्मचारियों की नियुक्ति, सेवा शर्तें निर्धारित कर सकता है, और उन्हें पदोन्नत या पदच्युत भी कर सकता है। न्यायालय की अवमानना करने वाले किसी भी व्यक्ति को दंडित कर सकता है। ये उसके अन्य अधिकारों के, उच्चतम न्यायालय के अन्य अधिकारों के अंतर्गत आता है। ये आपके होते हैं उच्चतम न्यायालय की शक्तियाँ।
और नेक्स्ट क्लास में हम देखेंगे उच्च न्यायालय। इससे कंपेयर करके जब उच्च न्यायालय पढ़ेंगे तो वो आपको कहीं अधिक इससे सरल लगेगा। आज की क्लास में बच्चों यहीं तक। उम्मीद है आपको उच्चतम न्यायालय की शक्तियाँ बहुत अच्छे से समझ में आई होंगी। और पढ़ते रहिए, व्यस्त रहिए, मस्त रहिए, क्योंकि सफलता का कोई शॉर्टकट नहीं।